तो ये मीडिया एक तरह से एजेंडा सेट कर देता है। अब मीडिया जब हम बोल रहे हैं तो उसमें समाचार पत्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, फिल्में भी हैं, सब कुछ है। जनजाति समाज असभ्य है, उसको संस्कारित करने की ज़रूरत है। वो विचार इसलिए आता है कि ऐसा कहीं भी कोई एकेडमिक वर्क या वास्तविकता ये है कि जनजाति समाज वनों में रहने वाला और उसकी अपनी एक संस्कृति विकसित हुई और उसने शेष समाज को बहुत कुछ दिया। तो उन्होंने उस समय झगड़ा चल पड़ा था, तुम्हारे भगवान हमारे भगवान। अपने में से ही लोग गांव में चले गए, शहर में चले गए, उसमें से किसी ने चित्र बनाना सीख लिया, किसी ने मूर्ति बनाना सीख ली, तो उसने इसी भगवान का तो चित्र बनाया। तो ये उसका विश्वास था कि राम तो जोहारी करते होंगे ना, राम तो राम राम नहीं करते होंगे। कि वनवासी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम हिंदू हो, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो हिंदू है। अब जर्नलिज्म पढ़ रहा था तब एक विषय हमको पढ़ाया जाता था, पता नहीं पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मुझे बताया कि यहाँ पर जनसंचार के भी विद्यार्थी हैं और पत्रकार भी हैं। तो एक एजेंडा सेटिंग मॉडल पढ़ाया जाता था हमें, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था आगे तक। और वो एजेंडा सेटिंग मॉडल ये था कि जो मीडिया है कुल मिलाकर, वो जो टोटल रियलिटी है, जो संपूर्ण सत्य है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा समाज के सामने लाता है, उसी को आगे लाता है। और जो श्रोता है उसका, वो उसी को ही संपूर्ण सत्य मानता है। तो ये मीडिया एक तरह से एजेंडा सेट कर देता है। अब मीडिया जब हम बोल रहे हैं तो उसमें समाचार पत्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, फिल्में भी हैं, सब कुछ है। और ये मैं लगातार, चूँकि मास कम्युनिकेशन के बारे में मुझे बहुत रुचि थी, इसलिए मैंने 1 साल का वो जर्नलिज्म का कोर्स भी किया। तो उसमें से ध्यान आया कि ये कितना ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर से हमारे देश में। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार है वो मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति समाज है। उसके बारे में तो एक प्रकार का इस तरह से नैरेटिव बन गया है कि जो छोटा सा हिस्सा हम बोल रहे हैं वो भी जनजाति समाज के बारे में है ही नहीं, वो कोई बाहर से लाया हुआ हिस्सा ही दिखाया जा रहा है, अभी तक दिखाया जा रहा है। और उसी को ही पूरा समाज संपूर्ण सत्य मान रहा है। देश की नीतियाँ उसके हिसाब से बन रही है, देश का इंटेलेक्चुअल उसके हिसाब से सोच रहा है, उसके हिसाब से फिल्में बन रही हैं, सभी कुछ वैसा ही हो रहा है, जबकि वास्तविकता बहुत अलग है। और इसका एहसास मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से आया। कॉलेज में जब मैं था तब मैं गांव में रहता था, उधर भी आता था। और जो नगर के हमारे सहपाठी हैं वो जो सोचते थे कि आदिवासी ऐसे होते हैं, ट्राइबल ऐसे होते हैं, और जो गांव में जाने से समझ में आता था कि ऐसे तो कहीं होते ही नहीं है। तो ये मन में प्रश्न आता था कि ऐसा ये क्यों है। तब ध्यान में आया कि उन्होंने टेक्स्ट बुक में शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जनजाति के बारे में कुछ पढ़ा है, और उसके बाद उन्होंने फिल्में देखी है जिसमें आदिवासी बताए जाते हैं, जो आदिवासी यहाँ रहते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कहीं नहीं रहते जो फिल्मों में बताए जाते थे। लेकिन उसके हिसाब से वो इंदौर का आदमी झाबुआ के भील को वैसा समझता है और उसी के हिसाब से व्यवहार भी करता है। फिर मेरे ध्यान में आया कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो तब ध्यान में आता था कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो जो अंग्रेज़ों ने लिखा है उसके हिसाब से आ गया, और बॉलीवुड की फिल्मों में जो आ रहा है वो सामान्यतः हॉलीवुड की नकल बनती है। तो हॉलीवुड में ऐसे बताए जाते हैं आदिवासी। हॉलीवुड ने आदिवासियों को हेड हंटर्स, अर्ध विकसित, आदि मानव, ये पोर्ट्रे किया लगातार, और वही का वही हमने हिंदी फिल्मों में लिया और वही देख के हम आदिवासी समझते हैं आज भी। इसलिए उनको ये भी ध्यान में नहीं आता कि आदिवासी क्या है, जनजाति क्या है, ये भी ध्यान में नहीं आता। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि वो कुछ अलग स्पीसी है, अलग लोग हैं, अलग हैं, अभी बहुत सारे विकसित भी नहीं है। ये धारणा लगभग अगर मैं कहूँ तो आज नगर में रहने वाले अधिकांश लोगों की बनी हुई है आज भी। और फिर ये ध्यान में आया कि हॉलीवुड में भी ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो एंग्लो सेक्सन रेस गई, अमेरिका गई, न्यूजीलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई, और उसका इतिहास हम में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा भी होगा।
कि उन्होंने उस पर कब्जा करने के लिए एक नैरेटिव बनाया था कि ये आदि मानव है, ये अभी पूरी तरह से मानव बने नहीं हैं। यहाँ तक कि शुरुआत के दिनों में उनके शिकार भी उन्होंने किया, उसकी अनुमति थी शिकार करने की, और ये खतरनाक हैं इसलिए इनको मारना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा करके इमेज बनाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने समाज में अपनी नैतिक मापदंड सिद्ध करने ही पड़ते हैं कि हम अत्याचार कर रहे हैं तो कुछ कारण चाहिए। उसके लिए उन्होंने वैसे नैरेटिव बनाए थे, वैसी फिल्में बनाई थी जो दुनिया भर में चली। हमारे देश में तो इसलिए चली कि अंग्रेज आ ही गए तो सभी कुछ उनके जैसा हम करने लगे। तो ये जनजाति समाज अभी तक भुगत रहा है इसको मैं कहता हूँ इमेज वर्सेस रियलिटी, कि जनजाति समाज की इमेज कुछ बनी हुई है और रियलिटी कुछ और है, और इसका बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो भी उठा रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि जो वो तोड़ने की साजिश से लड़ रहे हैं उनको भी रियलिटी नहीं पता है, इस कारण से वो रिएक्शनरी लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अनुसंधान की, बहुत ज़्यादा प्रकाशन की, साहित्य लेखन की, ये लिखने की आवश्यकता मुझे लगती है। इसलिए भी ये कार्यक्रम मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अब जैसा मैंने बताया कि इमेज वर्सेस रियलिटी, उसमें क्या क्या परिणाम होते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने हमको बता दिया, क्योंकि उनको वहाँ धर्मांतरण करना था, तो उन्होंने कहा इनका कोई धर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं इनकी, ये अंधविश्वासी लोग हैं और इनको धर्म देना हमारा काम है। इसलिए उन्होंने सिद्ध किया कि स्पिरिचुअलिटी जनजाति समाज में उनके हिसाब से ट्राइब्स में होती ही नहीं है, और उसी का आधार आज तक हमारे पास भी चला आ रहा है, वही हम भी सोचते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि जो साहित्य मैं पढ़ता हूँ जनजाति समाज के बारे में, या जो रिसर्च देखता हूँ, उसमें अभी जनजाति समाज के आध्यात्म पर कोई भी काम नहीं कर रहा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जनजाति समाज असभ्य है, उसको संस्कारित करने की ज़रूरत है। वो विचार इसलिए आता है कि ऐसा कहीं भी कोई एकेडमिक वर्क या कोई ऐसा साहित्य लिखा हुआ नहीं है जो वहाँ के जीवन मूल्यों के बारे में ठीक प्रकार से लोगों तक बात पहुँचा सके। वो सामाजिक जीवन कैसा है, सामाजिक मूल्य कैसे हैं, परस्पर व्यवहार कैसा है, वो कम्युनिटी इतने हज़ारों वर्षों से एक साथ कैसे रह रही है, इसके बारे में कोई सोशल रिसर्च नहीं है। जनजाति समाज के बारे में जो रिसर्च है अभी, वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ के मेथड से किए गए अध्ययन हैं जो अंग्रेज़ों ने किए थे। ये ऐसा दिखते हैं, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये ऐसा नाचते हैं, ऐसे तीज त्यौहार मनाते हैं, लेकिन तीज त्यौहार क्यों मनाते हैं ये कहीं नहीं लिखा। ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ऐसा क्यों खाते हैं इसके बारे में नहीं लिखा। तो जैसे जानवरों के बारे में लिखा जाता है वैसा ही लगभग आज भी अगर हम जाते हैं, बड़ा दुख होता है जब हम ट्राइबल म्यूज़ियम में जाते हैं तो वो लगभग एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ के आधार पे किया हुआ पोर्ट्रे है वो। तो अब चूँकि अब अच्छा मानने लग गए तो हम ये बोलने लगे कि अरे वाह देखो कितनी एनर्जी है उनमें, कितना डांस करते हैं। तो जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी इतना ही कर पा रहे हैं अभी। कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितने खुश दिखते हैं, इससे ज़्यादा अभी समाज में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बाकी जो चल रहा है नैरेटिव वो एक्शन और रिएक्शन है, क्योंकि वो उन जो समाज तोड़ना चाहते हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, और जो समझाने वाले लोग हैं वो ये समझाने में लगे कि तुम हिंदू हो। इसके अलावा कहीं लिखा हुआ कुछ काम नहीं है। तो हम उनके दिए हुए जो छोटा सा झूठ है उससे लड़ने में समय गुजार रहे हैं, जबकि जो वास्तविक सच्चाई है वो सामने आने पे उस झूठ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसका एक विश्वास अभी हमारे अंदर नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का मुझे अवसर दिया उसका मैं एक लाभ लेना चाहता हूँ कि सबसे इस बात पे आग्रह करूँ कि जनजाति समाज की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें, और वास्तविकता समझने के लिए किताब पढ़ने से नहीं होगा। कल ही मेरी मीणा जी से बात हो रही थी, मैंने कहा हमारे यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं हम सब सेकेंडरी डाटा पे कर रहे हैं। एल्विन ने जो लिखा उसको पढ़कर हम कर रहे हैं, एल्विन के रिएक्शन में किसी ने लिखा वो लिख के कर रहे हैं, तो उससे असहमत होकर लिख रहे हैं।
पर हम उस सच्चाई को नहीं जान रहे, तो हम केवल डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत कमज़ोर तर्क हो जाते हैं आगे चल के। और ये खतरा हमारे देश में और अपने ख़ास तौर से अपने मालवा के क्षेत्र में भी दिखता है, जो अंदर जाते हैं उनको दिखता है, लेकिन बाहर के समाज को ये समझ में नहीं आता। जैसे ये अभी मूल निवासी विषय चला है, मूल निवासी विषय अभी हमने लगातार 15 साल से इसको निगलेक्ट किया है। वो होते होते जब उसके एक पॉलिटिकल आने लगा तब हम थोड़े से जागे, लेकिन ये विषय चला है 1993 से, जब ऑल चर्चेस की मीटिंग हुई थी पुणे में 91 में संभव था, और उसमें उन्होंने इस पे मंथन किया था कि हमने इतने प्रयास किए, अन्य देशों में तो हम 50% 60% कन्वर्जन कर लिया, भारत में हम अभी तक 3.5% पे क्यों पहुँचे हैं। उसका निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि भारत के जो अलग विभिन्न समुदाय हैं और वर्ग हैं, उनमें एक आध्यात्मिक रूप से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको कन्वर्ट करना बहुत कठिन जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो थोड़े कमज़ोर हैं, जो अलग थलग हैं, उन जाति समूहों को पहले ये बताना पड़ेगा कि तुम हिंदू नहीं हो। तो पहले हिंदू समाज से उनको काटना पड़ेगा और उसके बाद में फिर कन्वर्जन आसान होगा। उस रणनीति में उन्होंने काम किया। उस समय एक लिबरेशन थियोलॉजी करके विषय गढ़ा गया, उसके थियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दी गई, और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि जीसस की आज्ञा है कि जो पीड़ित समुदाय हैं उनको लिबरेट करना, ये भी जीसस की आज्ञा है, और उसको लिबरेट करने के लिए अगर आपको हिंसा भी करना पड़े, वहाँ तक भी जाना पड़े, तो भी उसकी अनुमति है। तो उन्होंने अपने लिबरेशन थियोलॉजिस्ट को उस बात के लिए ट्रेन किया था। हमारे लिए इसके बहुत उदाहरण हैं, क्योंकि लगभग 90 के दशक में ही 96 के आसपास ही शायद एक मारिया हत्याकांड हुआ था। तो पुराने लोग हैं, वो उनको ध्यान होगा, बहुत उसका प्रचार हुआ था, इंटरनेशनली भी वो विषय गया था। मारिया नाम की एक नन थी जिसकी हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी, और उसको लेके सारे हिंदू संगठनों को, सबको पे बहुत आरोप भी लगे थे। वो मारिया जो थी वो लिबरेशन थियोलॉजिस्ट थी, वो पिस्टल रखती थी अपने पास, और उसके पहले उसने वहाँ जो एक हिंदू कार्यकर्ता थे उसको जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बदले में उनके छोटे भाई ने वो हत्या की थी। तो उसके बाद में वो एक्सपोज हुए, थोड़े बहुत पत्रकारों ने भी बहुत लिखना शुरू किया था। फिर हम कार्यकर्ताओं ने जाके उनको बताया कि फैक्ट तो ये है, आप ऐसा कैसे लिख रहे हो। थोड़ा बहुत उसके कारण ठीक हुआ, बड़ा जन जागरण अभियान हुआ उसमें, और उसके कारण से वहाँ के लोगों में, अन्यथा उस समय तो बहुत आत्मग्लानि में पूरा समाज आ गया था कि एक युवा नन को बस में से उतार के और लगभग 50-60 स्टैब्स मारे थे। तो हत्या निश्चित रूप से नृशंस थी वो। और उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तब ध्यान में आता है कि वो सेवा करने वाली नन नहीं थी वो। तो ये उस समय 1996 के आसपास ये विषय हुआ था। अब ये घटनाएं होती है ना, इसके बारे में भी लिखा नहीं जाता। घटना हो गई, रिकॉर्ड में आ गई, इंटरनेशनल अखबारों में छप गई। आज से 20 साल बाद जब मारिया की चर्चा होगी तो ये बातें नहीं आएंगी कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि ये लिखा ही नहीं गया। स्टेन्स की हत्या हो गई, मीडिया में आ गया है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब स्टेन्स का उल्लेख आएगा तो वो स्टेन्स क्या कर रहे थे इसका उल्लेख नहीं आएगा। उनकी नृशंस हत्या हुई थी, ये आएगा। तो ये एक बहुत मिसिंग पार्ट है अपने खास तौर से जनजाति क्षेत्र में। तो ये चलता रहा है हमारे यहाँ पर, और इसीलिए उसको एकेडमिकली लड़ना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम देखते हैं कि आज के युवा वर्ग को भटकाया जा रहा है, तो भटकाने के पीछे वो लंबे समय की एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत अब वहाँ का युवा भटकाव के रास्ते में। तो इसके बारे में ठीक से डॉक्यूमेंटेशन होना, लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। जनजाति समाज हिंदू नहीं है, ये नारे उन्होंने 1993 में लगाए थे, जब इंटरनेशनल इंडिजिनस पीपल्स डे ईयर मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। पूरा षड्यंत्र था वो कि मूल निवासी का नैरेटिव लाना है, दुनिया भर के जनजाति समुदायों को अपने अपने देशों से अलग करने की साजिश करना है। उस समय भारत में 52 सम्मेलन किए थे। उन्होंने 52 नेशनलिटीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी भारत की,
और उसमें से एक सम्मेलन को सुनने मैं भी गया था, सेंधवा में हुआ था, और बाकी भी जानकारियाँ ली थी। तो सभी 52 जगह पर सभा में उन्होंने कंपल्सरीली 3 नारे लगाए थे, 3 बार, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं। अभी हमको लगता है कि ये हिंदू नहीं का नैरेटिव अभी शुरू हुआ है, नहीं, वो बीज वहाँ से चल रहा है। और उसके आधार पर फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। उसी आधार पर उन्होंने अपने ही मालवा क्षेत्र में ही झाबुआ में एक लक्ष्य बनाया था। 90 के आखिरी समय में हमको वो सब विषय ध्यान में आया था कि जल्दी से जल्दी झाबुआ को कन्वर्ट करना है, 25 से 30% तक जाना है हमें। बहुत तेज़ी से प्रयास शुरू किए थे उन्होंने। कार्यकर्ताओं को चर्च के पास ऐसे डॉक्यूमेंट मिल गए थे जिसमें उन्होंने भीलिस्तान का नक्शा बना के रखा था कि 25-30% हो जाएगा तब हम पॉलिटिकली भीलिस्तान की डिमांड कर सकेंगे, सेपरेट, फिर सेपरेट नेशन की भी कर सकेंगे। उसके बाद में सब संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हिंदू संगम करके एक बड़ा आयोजन किया था। प्रत्येक परिवार में चले गए थे, धार और झाबुआ के लगभग 3 लाख परिवारों में हनुमान जी के चित्र लगे थे। उसमें से उनका वो अभियान डाइल्यूट हुआ, छोड़ते तो कभी भी नहीं है उसको, पर ये बातें सामने नहीं आती। उस समय नैरेटिव क्या चला था कि संघ के कार्यकर्ताओं ने 20 लाख आदिवासियों को हिंदू बना दिया। उस पर उन्होंने 400 पेज लिखे थे, हमारे यहाँ 4 पेज भी नहीं लिखे गए उस पर, बाकी लोगों ने कुछ नहीं लिखा। शायद मिलिंद जी यहाँ बैठे हैं, मिलिंद जी को एक प्रदर्शनी में एक लेफ्टिस्ट कार्यकर्ता मिले थे, कहा साहब वहाँ पे आदिवासियों को आरएसएस वालों ने हिंदू बना दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। बोले नहीं नहीं, हमारी रिसर्च है 400 पेज की, आइए आप हमारे यहाँ देखिए। तो इतना काम होता है इस पर, और जनजाति समाज का मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर बहुत कम हो रहा है। इसको किसी न किसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिबेट में इसको लाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने आयोग की तरफ से 104 यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम किए जिसमें जनजाति स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान और उसके जो नायक थे उनकी एक प्रदर्शनी बनाकर, और वो प्रदर्शनी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। लगभग 50,000 छात्रों ने उसमें भाग लिया। ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को इसका आश्चर्य हुआ कि हमने जो संख्या अपेक्षित की थी उससे 3-4 गुना आई। तो वो रुचि भी है लोगों की। जनजाति समाज का एक सामान्य व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरा इतिहास क्या है, लेकिन उसके पता ही नहीं है, उसके पास उपलब्धि नहीं है, और उसके कारण से वो हीन भावना से ग्रसित है। एक बहुत रीसेंट उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि टांटिया भील चौराहा जो भंवरकुआ में घोषित हुआ, उसके बाद कुछ छात्रों ने ये बात की कि ये भील, अब हम सोचते हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल गिमिक है कि वो राजनीतिक कारणों से उसमें वो कर रहे हैं, प्रतिमा लगा रहे हैं, लेकिन जनजाति छात्रों में से कहा कि वो हो गया, उससे बहुत अच्छा हुआ है। अब पहले हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी लगी हुई उससे तो कमरे किराए से लेने जाते थे, तो हमें वहाँ के लोग बोलते तुम हो कौन, कहाँ के हो, हम तुमको मकान नहीं देंगे, कमरा नहीं देंगे। अब हम ये बोल सकेंगे कि वो जो चौराहा बना है ना वो टांटिया भील के वंशज हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए एकेडमिक वर्क लगता है। हमारे से बहुत दूर नहीं है मानगढ़ की पहाड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेकर, और लड़ते हुए लोग मरे इतनी बड़ी संख्या में। ये मुझे तो इतिहास में अभी तक ध्यान नहीं आता कि हुआ है कि ब्रिटिश सेना ने धमका दिया था कि तुमको वहाँ नहीं जाना है, उसके बावजूद में हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे सब गए। 3 घंटे उन पर फायरिंग हुई, कितने मरे होंगे इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। नहीं, अंग्रेज़ों ने तो बहुत कम बताया, फिर उसका 1507 हुआ। धर्मवीर जी यहाँ बैठे हैं, वो जाके रिसर्च करके भी आए उस पर, और सबमिट भी किया है हमने उसको अभी मिनिस्ट्री में कि वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। तो 15,000 तो मरे होंगे, क्योंकि कुल मिला के 4.25 लाख एम्यूनेशन गया है, लेके गए थे, सैंक्शन आर्काइव्स में अवेलेबल है। तो 4.25 लाख के एम्यूनेशन के साथ मशीन गन और तोपों के साथ अगर गए थे, और 3 घंटे सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक फायरिंग की थी, तो कितने लोग मरे होंगे इसकी। और जंगल में हुआ था, किसने देखा उसको।
और वो क्यों बताएंगे कि हमने कितने लोग मारे थे? पर वो भी लोग नहीं जानते। अपने यहाँ पर जो अलग अलग नायक हुए हैं उनके बारे में नहीं पता है। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास संकलन समिति करके एक शुरुआत हुआ था प्रकल्प, और उसका कंसेप्ट ये था कि स्थानीय इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए हमें कार्यकर्ता नहीं मिले। अभी भी ज़िले का इतिहास ठीक ठाक से संकलित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर से जनजाति ज़िलों का, क्योंकि वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जबकि अभी स्मृति में है वो लोगों के। मानगढ़ में मारे गए लोगों के दूसरी तीसरी पीढ़ी अभी जीवित है, जो कि बता सकती है कि हमारे दादाजी थे। वो बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी से सुना हुआ है। पर अभी वो हम खोते जा रहे हैं वो बात, और ये जो नया साहित्य आता जा रहा है उससे हमारी नई पीढ़ी कंफ्यूज होती जा रही है, और उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो ये हिस्सा तो केवल इतना ही हुआ। दूसरा हिस्सा जो है जनजाति समाज के बारे में, जिसके बारे में करने की आवश्यकता, हमने कुछ विषय निकाले हैं: अस्मिता, अस्तित्व और विकास। तो किसी भी समाज के बारे में जानना समझना है तो तीनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब हम अस्मिता बोलते हैं तो उसका अध्यात्म, उसकी का इतिहास और उसकी सामाजिक जीवन दर्शन, इसमें से कुछ भी अभी उपलब्ध नहीं है ठीक से। इन सब पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारा लिखने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से युवाओं ने और जनजाति युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। रुचि लें, कुछ ना कुछ अपने पूर्वजों से, अपने पुराने लोगों से पूछेंगे तो उनको मिलेगा, क्योंकि ये सारा संकलन अनुभूति जन्य होगा। अंग्रेज लिख के गए वो पढ़ के नहीं होगा। जो स्मृति में है, कम्युनिटी मेमोरी में है, उसी को ही डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो थोड़े समय बाद वो लगभग नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब मैं साहित्य की बात करता हूँ तो उसमें सब शामिल है, सिनेमा भी शामिल है, उसमें रिसर्च भी शामिल है, डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है, लेख और समाचार जो छपते हैं वो भी शामिल है। हमारे पास में ही जो भगोरिया उत्सव मनता है उसके बारे में टोटल गलत नैरेटिव आज तक छपता रहा है। भगोरिया है कुछ और लिखा कुछ और जाता है। और ये जो पीड़ा है जनजाति समाज की, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको बिना समझे, और कई बार क्या होता है कि बड़े अच्छे मन से करते हैं पर बिना समझे करते हैं तो वो और आहत करता है उसको। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म मेकर्स, ये तीनों की है कि वो सीधे समाज की जो रियलिटी है और अनुभूतिजन्य ज्ञान है उसको डॉक्यूमेंट करके लोगों के सामने लाए। एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श, और आपने जैसा ही कहा कि मैं मूल रूप से साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन जनजाति समाज के बीच जो वर्षों तक आपने कार्य किया है और जो अनुभूति आपने और अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, तो हम जो साहित्यकार यहाँ बैठे हैं उनको पाथेय बनेगा ये सारा अनुभव। इसलिए आपका ये उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण है इस चर्चा की दृष्टि से। जैसा कि आपने कहा कि इमेज वर्सेस रियलिटी, जनजातियों की पहचान क्या है। भाई साहब, मैं चाहूँगा कि ये सदन जाने की वास्तव में जनजाति की पहचान क्या है, क्या इमेज है, जनजाति क्या स्वरूप है, क्या जीवन मूल्य है, क्या विचार है, और वो कौन सी संस्कृति को जीता है। हम अगर विचार करें, हमारे दृष्टिकोण से विचार करें, हमारे पुराणों में, हमारे स्मृति में जो जनजाति समाज का, जिसको सामान्यतः वनवासी समाज कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ 3 कैटेगरी में एक तरह से समाज को मान सकते हैं हम जोग्राफिकली। जो नगर में रहने वाला समाज है वो नगरवासी, जो गांव में रहने वाला वो ग्रामवासी, और जो वन क्षेत्र है, जंगल में रहने वाला, ये अलग अलग समुदाय अपने पूरे अलग अलग समय में विकसित हुए हैं। और जैसे वहाँ का रहन सहन और वो होता है, उसके हिसाब से वहाँ की लाइफस्टाइल भी बनती है, रहन सहन बनता है, वैसे ही समाज रचना वैसे बनती है। तो ऐसा इस प्रकार से कि जब हम देखते हैं तो हमारा जो जनजाति समाज है वो आध्यात्मिक दृष्टि से लेके और अंत तक व्यवहार में भी कभी भी बचे हुए शेष समाज से अलग रहा ही नहीं। तो ज्ञान के आदान प्रदान से लेके और वस्तु और ज्ञान में भी दोनों प्रकार, विज्ञान भी ज्ञान भी, बहुत सारा विज्ञान तो जनजाति क्षेत्र में ही बना।
तो इस तरह से हमारी वास्तविकता है, पर हम अब जब जा रहे हैं तो उसको उस हिसाब से नहीं जा रहे। आध्यात्म की बात करें हम तो अंग्रेज़ों ने हमें समझा दिया और हम ये मानने लग गए कि हमको वनवासी को धर्म सिखाना है। हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि अंग्रेज़ ये बोल के गए थे कि उनका धर्म नहीं है। हमारे पूर्वजों की बातें हम भूल गए हैं अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, कि हमारा क्या क्या संबंध रहा है, रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। जनजाति समाज, मतलब जिसको वनवासी समाज बोलते हैं, उसके राजा रहे हैं। यहाँ तक कि 1947 में भी जो सिग्नेचर हुए हैं 542, उसमें से भी कई जनजाति राजाओं ने सिग्नेचर किए। तो जो वो नैरेटिव है कि वहाँ वो अलग थलग था, उस पर अत्याचार शोषण हो रहा था, ये तो अभी अब बोलने लगे और हम भी उसको मानने लग गए। तो ये बातें हम भूल चुके हैं। वास्तविकता ये है कि जनजाति समाज वनों में रहने वाला, और उसकी अपनी एक संस्कृति विकसित हुई और उसने शेष समाज को बहुत कुछ दिया है। जो बोलते थे कि ज्ञान प्राप्त करना है तो वन में जाओ, तो वन में कौन मिलता था उनको? जैसे आपको जानकारी चाहिए, संचित ज्ञान कहीं से लेना है तो बोलते थे काशी जाओ। वैसे ही अध्यात्म का ज्ञान लेना है तो वनवास में जाओ। ये बोलने की बात नहीं है केवल, ये मैं मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति बताता हूँ कि 2 घटनाएं बताता हूँ मैं। कि अरुणाचल प्रदेश में आज से 20 साल पहले एक हमारा वर्ग चल रहा था, उसमें गया था मैं। और अरुणाचल प्रदेश में विलेज हेड बोलते हैं उनको, वो गांव के जो मुखिया रहते हैं, तो 2-3 गांव मिला के एक मुखिया थे, वो उसमें आए थे वर्ग में। तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया। उन्होंने कहा हम ये भी हॉल में बैठे हैं, ये जो हवा है ये सब है, ये भी वैसा ही है, और जो बाहर है वो भी वैसा ही है। बस अंतर इतना है कि हम हॉल में बैठे हैं तो इसको हॉल बोल रहे हैं और उसको हम बाहर बोल रहे हैं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा है। जब तक वो शरीर में है तब तक आत्मा है, और शरीर से बाहर जाएगी तो परमात्मा है। इतना सरल व्याख्या मैंने और कभी किसी से सुनी नहीं थी। ऐसे ही झारखंड में एक पुराने बुजुर्ग के यहाँ गया था, गांव में गया था। बुजुर्ग थे वो, गांव में ही रहे अपने पूरे जीवन। तो उन्होंने उस समय झगड़ा चल पड़ा था, तुम्हारे भगवान हमारे भगवान। तो उन्होंने कहा अरे भाई, हम सब लोग पहले जंगल में रहते थे, अपने भगवान थे, अपन पूजा करते थे। अपने में से ही लोग गांव में चले गए, शहर में चले गए, उसमें से किसी ने चित्र बनाना सीख लिया, किसी ने मूर्ति बनाना सीख ली, तो उसने इसी भगवान का तो चित्र बनाया और इसी भगवान की तो मूर्ति बनाई। तो झगड़ा काहे का है भगवान का? इतनी सरलता से उन्होंने उस बात को सामने कह दिया। इन दोनों ने कोई पुराण नहीं पढ़े, इन दोनों ने कोई प्रवचन नहीं सुने, तो ये ज्ञान कहाँ से है? वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो उन्होंने वेद भी नहीं पढ़े, फिर ये ज्ञान कहाँ से? और इतनी सरलता से कैसे बता पा रहे हैं? एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी उनसे कि जब वो बोले कि अपन सब मिलते हैं तो आपस में जोहार करते हैं। ये उनका विश्वास था क्योंकि वहीं रहते थे, तो जोहार करते हैं अपन सब लोग मिलकर। मैंने उनको कहा ऐसा ही मजाक में, मैंने कहा नहीं, हमारी तरफ तो हम राम राम करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जोहार भी किया करो। मैंने कहा हम क्यों करें जोहार? तो उन्होंने बड़े मासूमियत से बोला, बोले आप ये सोचो कि राम क्या करते थे। तो ये उसका विश्वास था कि राम तो जोहार ही करते होंगे ना, राम तो राम राम नहीं करते होंगे। तो ये इतनी सरल बात है, वो सरल बात वो वनवासी समाज जानता है। इसलिए मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि वनवासी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम हिंदू हो, आपको समझने की ज़रूरत है कि वो हिंदू है। अब ये कैसे समझाएं हम बाकी लोगों को, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये चुनौती ही नहीं है कि वनवासी को समझाना है। ये जो एक्टिविस्ट लोग दिख रहे हैं ना, ये एक्टिविस्ट बहुत थोड़ा सा हिस्सा है उस पूरे समाज का, और उनकी बात उनका समाज नहीं मानता है। अभी हमने मानगढ़ में घर घर जाके प्रयोग करके देख लिया। 1 लाख परिवारों में गए हम, मानगढ़ के आसपास के गांव में। बीटीपी और जयस तो नहीं था वहाँ, आप थी। तो इनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था शुरुआत में, लेकिन अपने भील समाज के ही लोग गए थे, झाबुआ के लड़के लड़कियाँ ही थे, तो गांव वालों ने उनको प्रोटेक्ट किया।
यहाँ तक कि राजस्थान में उनको थाने में बिठा लिया तो गांव पहुँच गया कि इतने अच्छे बच्चे आए हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं मानगढ़ की और हमारे समाज की, तुम इनको थाने में क्यों बिठा रहे हो? तो समाज उनकी नहीं सुन रहा है। हम उससे घबरा के उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हम जनजाति समाज के आध्यात्म को समझ लें और तब ध्यान में आ जाएगा कि उसमें कोई अंतर ही नहीं है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। ये 2 उदाहरण मैंने बताया, उससे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं और उसको कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, वो हिंदू शब्द उसने नहीं सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में उसने हिंदू शब्द नहीं सुना है, लेकिन वो जी रहा है। जब उससे आप बात करोगे, उसको समझोगे और बोलोगे हाँ हम भी ऐसा करते हैं, तो बोलेंगे हम एक ही है। बस इतना ही अंतर है, शायद हिंदू नाम से नहीं जानेगा, उतना ही अंतर है। तो ये करने की आवश्यकता है। ये है इमेज और रियलिटी का अंतर। और आगे तो विकास के क्षेत्र में, अधिकारों के क्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है आरक्षण को लेके और पैसा को लेके, वनों पे अधिकार को लेके, पूरे सिस्टम से जो लड़ाई चल रही है, उसका कारण यह है कि जनजाति समाज के बारे में रियलिटी को हम जानते ही नहीं है। जनजाति समाज जंगल में रहा है, जंगल का संरक्षण किया है और जंगल से ही उसकी आजीविका चली है पूरे समाज की। अंग्रेजों ने छीन लिया था, उसके कारण वो संकट में है। वो अधिकार उसको वापस मिलना चाहिए। सबसे अच्छा संरक्षण वही कर सकता है। ये एकदम सरल सी बात है, पर हमको अंग्रेज बता के गए कि ट्राइब जो है वो जंगल के लिए खतरा है। इसलिए हमारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, हमारे मन में शंका आ रही है। बहुत सरल सरल बातें हैं, केवल उसका तरीका जो है वो ये है कि अनुभूतिजन्य अध्ययन करना पड़ेगा। बुद्धि प्रामाण्य की बजाय अनुभूति प्रामाण्य। हिंदुताई ने अभी एक जगह कहा था कि हमारी ज्ञान परंपरा में बुद्धि प्रामाण्य से ज़्यादा महत्व अनुभूति प्रामाण्य का है। तो अनुभूति प्रामाण्य के आधार पर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो सही रियलिटी जनजाति समाज की हमको ध्यान आ सकती है।